इज मेगा बिलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड। यहाँ पर आपको किस तरह से क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, दो पार्ट्स में मिलने वाला है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। हम दोनों के दोनों आज ही कंप्लीट कर देंगे। तो विद सॉल्यूशन के साथ पूरा का पूरा मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। किस सब्जेक्ट का है? वो है हिंदी का। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर की, जिसमें आपसे एमसीक्यूज बेस्ड 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 40 के 40 क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है। कोई भी ऐसा चॉइस नहीं है कि आपको इनमें से इतने करने उतने करने, सारे के सारे करने हैं और बहुत ही इजी और बहुत ही आराम से आप ये 40 मार्क्स जो हैं कर सकते हैं अपनी मुट्ठी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ग्रामर भी बहुत ही ज्यादा सरल है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। 1 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलेगा इसको करने के लिए। 4 खंड में आपको ये प्रश्न पत्र मिलेगा। सारे क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स ही दिए हुए हैं और सभी का आपको करना है चयन। और अगर आप गलत कर देते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। जो रॉन्ग होगा वो रॉन्ग, जो करेक्ट होगा वो करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है खंड क, जहां पर आपको एक गद्यांश मिलेगा, अपठित गद्यांश, और उससे रिलेटेड आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होंगे और उनको हमें सॉल्व करना होगा। चलिए, अपठित गद्यांश दिया हुआ है और एक काव्यांश भी दिया हुआ है, दोनों को ही आपको करना है। 1 into 5 यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 5 मार्क्स का होगा। ये आपके पास एक गद्यांश है। पहले हम जल्दी से क्वेश्चंस पे नजर मार लेते हैं, उसके बाद हम अपने गद्यांश को देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये इतना बड़ा गद्यांश है। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं। सही विकल्प को चुने। घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां क्या कहती हैं? ठीक है, तो सरकती हुई सुइयां क्या कहती हैं, ये हमको पैसेज में ढूंढना है। ऑप्शंस दिए हुए, कुछ आराम कर लो, घूम लो, नाच लो, कुछ कर लो। आप ऑप्शन पढ़ के हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है, हमको पैसेज के अकॉर्डिंग यानी गद्यांश के अनुसार ही अपने आंसर्स को लिखना है। ठीक है, दूसरा है गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है? गांधी जी, वस्तु, महत्व, ये वर्ड्स हमको हमारे गद्यांश में देखने हैं। तो शिक्षा का, शक्ति का, समय की परख का या धन संग्रह का देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की कुंजी क्या होती है? प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला कहना, असफलता को दुर्भाग्य समझना, समय को गलत समझना, समय का मूल्य समझकर काम करना। जीवन की कुंजी वाला वर्ड हम कहीं देखेंगे, वहां से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? उधेड़ बुन में, ऊंचा उठने में, द्वार खटखटाने में, इनमें से कोई नहीं। अमूल्य क्षण, ये वाला वर्ड हमको देखना है। एक और क्वेश्चन नहीं, बस ये ही क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे क्या क्या है। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयां कह रही हैं। तो सरकती हुई सुइयां आया था ना ये वर्ड, तो क्या कहती हैं? समय जा रहा है, कुछ कर लो, कुछ कर लो, जो क्षण एक बार चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। ठीक है, तो यहां पर समय जा रहा है, कुछ कर लो, ऐसा कुछ वर्ड है। नेक्स्ट, एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा कि जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिक्षा, शक्ति या फिर धन संग्रह। तो गांधी जी ने क्या उत्तर दिया था कि ये वस्तुएं जीवन में उठने में सहायक तो जरूर होती हैं, किंतु मेरे विचार से एक वस्तु जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है? वो है समय की परख। तो आ गया समय की परख, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम पैसेज को पढ़ ही लेते हैं एक बार। प्रत्येक कार्य का निर्धारित समय होता है। अब देखो, आपने प्रश्न पढ़ा होगा तो आपको वो वर्ड फटाफट से क्लिक हो गए। ऑप्शन भी पढ़ लिए तो क्लिक हो गए कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन आया था और उसमें यही ऑप्शन थे, तो यहां से ये ऑप्शन मैच हो रहा है। तो इसीलिए आप पहले क्वेश्चन देख लिया करो, उसके बाद ही गद्यांश देखा करो, ताकि आपका टाइम बच जाए और आप फालतू पहले पढ़ करके फिर वापस क्वेश्चन पे जाओ, वो चीजें नहीं करो। ठीक है, प्रत्येक कार्य का निर्धारित समय होता है, उसे करने या न करने का। यदि आपने समय को परखने की कला सीख ली तो पुण्य आपको किसी भी प्रसन्नता या सफलता की खोज में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं आकर आपके द्वार खटखटाएगी। ठीक है, आगे, हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, साथ ही समय के अनुसार काम करना चाहिए। जीवन की यही कुंजी है। जो लोग निरंतर असफल होते हैं वे प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला करने लगते हैं। वस्तुतः बड़ी
असफलता का कारण दुर्भाग्य नहीं होता, अपितु समय को गलत समझने की भूल होती है ना भाई। हम क्या करते हैं, समय को ही हम हमेशा हमारी परिस्थितियों को बोलते हैं, लेकिन ये चीज हमको देखनी चाहिए कि हमने टाइम रहते वो चीजें नहीं करी, इस वजह से आज हमको प्रॉब्लम हो रही है। यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु ने इससे और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। वस्तुतः एक एक्शन से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध रहता है, किंतु व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझता है। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आएगा तो काम करेंगे। हर लोग ये तो समय कभी अच्छा नहीं होता है, जिस दिन जो काम करो वही दिन अच्छा हो जाता है। इसी उधेड़-बुन में वे वह जीवन के अमूल्य जनों को खो देते हैं। वे दिनों मासूम और मौसम होना चाहिए ना, यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक्स है, और वर्षों को किसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा में बिता देते हैं। बिना हाथ पांव हिलाए संसार की बहुत बड़ी संपत्ति छप्पड़ फाड़ कर उनके हाथ लग जाए। वास्तव में पुरुष जिस समय चाहे शुभ क्षण बन सकता है। आवश्यकता है श्रम की और किसकी, समय की परख की। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा गद्यांश कंप्लीट होता है। अब हमारे प्रश्नों को देख लेते हैं। घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां क्या कहती हैं? कुछ आराम कर लो, नहीं। घूम लो, नहीं। नाच लो, नहीं। कुछ कर लो, कुछ कर लो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गांधी जी ने किस वस्तु को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया? उन्होंने कहा ये जरूरी है, लेकिन समय का परख जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जीवन की कुंजी क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला कहना, असफलता को दुर्भाग्य समझना, समय को गलत समझना, या समय का मूल्य समझकर काम करना। तो कुंजी क्या है भाई? समय का मूल्य समझकर काम करना ही जीवन की कुंजी है। सो डी इज अ राइट आंसर। अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? उधेड़-बुन में, ऊंचा उठने में, द्वार खटखटाने में, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे अगर ऑप्शन में, तो आपको यहाँ मिलेगा इसी उधेड़-बुन में वे जीवन के अमूल्य जनों को खो देते हैं। सो उधेड़-बुन इज अ राइट आंसर। यहां से हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको एक काव्यांश दिया गया है, उस काव्यांश को पढ़ करके आपको सॉल्व करना है। तो 4 क्वेश्चन वो थे, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी कर बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ न करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, युद्धम देही कहे जब पामर, दे न दहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, यार तेरा पथ चूमे तरकस। तो यहां पर आपको क्वेश्चंस मिले हुए हैं, क्या क्या है? पहला है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो मेहनत करके जीवन जीना, खून पसीना लगाकर मेहनत करना, अपने प्रेम से संसार से युद्ध जीतना, या कायर बनकर चुपचाप रहना। तो यहाँ पर कायर के बारे में ही कहा गया है। सो डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय क्या होगा? गम के आंसू पीना, खून पसीना बहाना, दुख से रोना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, अगर आप इस लाइन को देखोगे, ये रहा, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो यहां पर इसका अर्थ क्या है कि भाई गम के आंसू पीने वाली कोई बात तो दिख नहीं रही थी इसमें। खून पसीना बहाना वो तो कहा जा रहा है। यहां पर कह रहे हैं कि भाई दुख में सारा टाइम रोना नहीं है अपने को, कि हाय मुझे दुख है, हाय मुझे दुख है। तो सी इज द राइट आंसर। दुख से रोना, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। रोने वाली, क्रंदन मतलब क्या होता है? रोना होता है। इस चीज से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्रंदन मीन्स होता है रोना। ठीक है, तो किस तरह से दुख में रोने को कहा जाता है, और यहां से सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं? दुख का रोना रोते रहो, नहीं, ऐसा तो नहीं बोला है। विपरीत परिस्थितियों को देखकर डर जाओ, ये भी नहीं बोला है। बस चुपचाप अपनी जिंदगी जिए, ये भी नहीं। उन्होंने क्या कहा है? मनुष्य कायर बनकर ना रहे, क्योंकि इसमें कायर की बात कही गई है कि वे कायर नहीं बनना है। सो डी इज अ राइट आंसर। पथ चूमे तरकस का अर्थ क्या है? पथ चूमे तरकस, तो तरकस का अर्थ होता है कांटे। तो यहां पर पथ में कांटे,
पथ में फूल, पथ में तारे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप कविता को देखोगे तो यहाँ पे क्या कहा है कि भी आपको जगह जगह पर कांटे मिलेंगे, तो उसके लिए आपको डर करके पीछे नहीं हटना है कि हाँ यार या तो मुझे प्रॉब्लम्स है, मुझे इसको फेस नहीं करना है। नहीं, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखो, उसको चेस करो और आगे बढ़ो, ना कि पीछे हट जाओ डर करके। तो तर्कस का अर्थ है कांटे और पथ में कांटे हैं, यानी कि जीवन सरल नहीं है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका खंड ख। तो खंड क कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश मिला और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिले। अब आ जाता है हमारा खंड क। क्या करोगे भाई, जो भी खंड दे रखा है उसी खंड के क्वेश्चन आपके, उसी क्वेश्चन के आंसर आप उसी खंड में कंप्लीट कर दोगे, ना कि आप एक खंड में दूसरा खंड मिक्स कर दोगे। ठीक है, तो जब आपके पास आंसर शीट होगी तो आप इस आंसर शीट में जैसे खंड क लिखा, तो खंड क के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे आपको आते हैं चाहे आपको नहीं आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, दोनों को ही आपको कैसे करना है, आपको खंड क में खंड क का पार्ट लिखना है, खंड ख में खंड ख का पार्ट लिखना है। किसी भी खंड को मिक्स नहीं करना है क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी का एक का दो का आंसर नहीं आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, आप उसे छोड़ दीजिए, उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, लेकिन उसको बाद में या किसी और खंड में नहीं लिखे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है व्यवहारिक प्रश्न, यानी कि व्याकरण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का आपको चयन करना है। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म दोनों ही उपस्थित होते हैं उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? जिसमें कर्ता भी है, जिसमें कर्म भी है। तो कर्ता तो होगा ही और कर्म होगा, तो वो कैसी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर सार्थक? सकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होता है। कैसे? जब आप किसी में प्रश्न करोगे क्या या फिर किससे से, और अगर आपका आंसर नहीं आता है तो इसका मतलब वहां पर कर्म नहीं है। तो अपने कर्ता और अपनी क्रिया के साथ क्या और किससे से प्रश्न करके देखना। गीता पत्र लिखती है, गीता लिखती है क्या? पत्र। तो इसका आंसर मिल रहा है, यानी ये सकर्मक है, अकर्मक नहीं है। ठीक है। बंदर नाचता है, बंदर नाचता है क्या? आंसर नहीं आया, तो यही हमारा आंसर है। हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश पढ़ता है क्या? पुस्तक। आंसर आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ये क्या? ये तो अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये क्या है? ये सकर्मक है। ठीक है, जिसमें कर्म होता है। रोहित ने गीत गाया, रोहित ने गाया क्या? गीत। तो यहां पर हमारी अकर्मक क्रिया कौन सी है? बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है या फिर प्रेरणार्थक है? तो जब किसी काम को करवाया जाता है, मैंने घर सजवाया, मैंने पेंट करवाया, मैंने अखबार मंगवाया, तो आपने काम नहीं किया, आपने किसी और के द्वारा वो कार्य करवाया है। तो इस तरह से अगर अपने वाक्य में आपको मिलते हैं तो वो कैसी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहां से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन सा है? क्रियापद मतलब कि क्रिया कौन सी है? तो दादी क्या कर रही है? बच्चों को कहानी सुनाती है। तो दादी है? नहीं, दादी तो करता है। कहानी? नहीं। बच्चों को? नहीं। सुनाती है? यस, ये हमारी क्रिया है। ठीक है, तो दादी सुनाती है क्या? कहानी। तो ये हमारा क्या है? कर्म है। सुनाती है किसको? बच्चों को। तो ये हमारा दूसरा कर्म है। किसको सुना रही है भाई? बच्चों को सुना रही है। तो सुनाती है क्या हो जाएगा? हमारा क्रियापद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य में कौन सा भेद है? पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं है? तो जिसमें कर्ता होता है, कर्ता के द्वारा काम किया जाता है, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। जिसमें हम कर्म करते हैं, कर्म के द्वारा, यानी कि कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, कर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें हम के द्वारा या से ऐसे शब्दों को यूज करते हैं, तो बिल्कुल
पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, ठीक है, ना कि कर्तृवाच्य। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है। भाई कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता के कार्यों की प्रधानता होती है, इंपॉर्टेंस होती है, तो यहां से प्रधानता आ जाएगा। निरस्ता मतलब नेगेटिव में होता है, सरलता मतलब इजी होता है, नहीं, प्रधानता, मुख्यता, मेन जो है कर्तृवाच्य में कर्ता के कार्यों की प्रधानता होती है, मतलब कर्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो यहां से ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, तो ये कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर कर्तृवाच्य है? क्या है ये? सही आंसर क्या है? तो देखो कर्मवाच्य में क्या होता है? के द्वारा से ऐसे शब्द होते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता के द्वारा काम खाया गया है, ऐसा, कर्ता ने आम खाया ऐसा होता तो हम उसको यूज करते। लेकिन जब इस तरह से आता है ना, मुझसे किया नहीं जाता, मुझसे होता नहीं है, ये किया जाता है, इस तरह से जब हम किसी कार्य की बात करते हैं तो हम कार्य के भाव के बारे में बोल रहे हैं। सो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यथाशक्ति कौन सा समास है? वेरी सिंपल, सबको पता है यथाशक्ति, हम बार बार पढ़ चुके हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, और यहां पर ये कैसा समास है? ये है हमारा अव्ययी भाव समास, तो यहां से आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल को संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? जी, दो या दो से अधिक पदों का जब हम मिलान करते हैं तो उसको हम कहते हैं समास, ठीक है। संधि में क्या होता है? दो वर्णों के मेल से एक विकार उत्पन्न होता है, एक चेंज आता है, उसे हम संधि कहते हैं, तो यहां से आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलज का अनेकार्थी नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जलज का अनेकार्थी नहीं है, तो जलज का अनेकार्थी कौन कौन सा है वो आपको अगर पता है तो आप उससे निकाल सकते हो कि कौन सा नहीं है। कमल जलज का ही है, मोती उसी का ही है, मछली भी उसी का ही है, बादल नहीं है। क्यों? बादल देख करके लग तो रहा है बट बादल नहीं होगा, क्योंकि बादल के लिए जलद होता है, जलद, पयोद ये होते हैं, तो यहां से ये अलग हो जाएगा। सो डी इज अ राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। समुच्चय बोधक अव्यय, सबसे पहले तो आपको इतना टफ सा वर्ड समझ के पहले तो आपको समझना है फटाफट से कि समुच्चय बोधक कौन से होते हैं। भाई समुच्चय बोधक कंजंक्शन को कहते हैं, ठीक है, उनके लिए बात कर रहे हैं कि अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से, तो कौन कौन से उसके भेद हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के कौन कौन से भेद हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको देखो ऑप्शन में क्या क्या मिला हुआ है, क्रिया विशेषण और विशेषण। ये तो हमारे क्या है, ये तो हमारे अलग अलग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं, तो ये तो नहीं होगा। सरल और संयुक्त ये तो वाक्य में होता है, तो ये भी नहीं होगा। विस्मयादि बोधक और कारक ये भी अलग है, तो ये रहा समानाधिकरण और व्याधिकरण, ये ही होते हैं हमारे किसके, हमारे समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको राइट आंसर नहीं भी पता है तो भी आप ऐसे ऐसे अलग करके अपना राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अव्यय कौन सा आएगा। भाई विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, ये आएगा। विद्यार्थी अध्ययन निकट सफल नहीं हो सकते, ये तो सेट ही नहीं हो रहा। विद्यार्थी अध्ययन कब सफल नहीं हो सकता, नहीं, ये रहा, और भी हो गई नहीं, के बिना ही सही है, विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, ये राइट अव्यय होगा इनके साथ। 20 क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा कौन सा होगा भाई, एक प्रधान होता है तो दूसरा आश्रित होता है, पता है ना, तो सरल नहीं, संयुक्त नहीं, आश्रित, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर में क्या है, आपको एक फिर से पठित गद्यांश मिलेगा। अब पठित गद्यांश मिलेगा, उसको पढ़ना है और उसको आपको सॉल्व करना है, तो ये आपके चैप्टर में से ही होगा और आपके चैप्टर में से ही कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इजीली कर लोगे। पढ़िए और शुरू करिए। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे, बाल पक्के थे और लंबी दाढ़ी तथा जटा जूट तो नहीं सकते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में
कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी, जब जाड़ा आता तब एक काली कमली जो है ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंद चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के पीके की तरह शुरू हो जाकर गले में तुलसी के जड़ों की एक बेड़ या माला बांधे रहते। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? नाटा, मंजोला, लंबा, छोटा दे रखा है, ये मंजोले कद के थे। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधते थे? गुलाब के फूलों की, चमेली की, सोने की, तुलसी की? तो तुलसी की हमने अभी भी देखा, ये रहा। इसका अगर आप राइट आंसर देखेंगे तो ये रहा, तुलसी की जड़ों की एक माला बांधे रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब है आपके पास एक और गद्यांश मिलेगा छोटा सा, उसको भी आपको पढ़ करके अपने आंसर्स देने हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष में डुमराव में बिता करके वे नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए थे। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो तो ऐसा कहीं नहीं लगा कि फिर भी यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए ही उपयोगी हैं। तो अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। काशी में, डुमराव में, ननिहाल में, या फिर इनमें से कहीं नहीं, डुमराव में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है? तो भाई कौन कौन उपयोगी है? शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो कहाँ है हमारा राइट आंसर? शहनाई और डुमराव। सी इज द राइट आंसर। बहुत सरल है, आप आराम से 40 मार्क्स लेकर आ सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और निकालने हैं अपने आंसर्स। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश को पढ़ करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। तुम्हारी ये तदुंतरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी में इतर में अन्य, अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या यह रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुर पर्क। तो ये कौन सा काव्यांश है भाई? इस काव्यांश के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है, नागार्जुन है, या फिर महादेवी वर्मा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। तदुंतरित मुस्कान से लिया गया है ये। ठीक है, तो अब आपको एक क्या ध्यान रखना है कि हमें कविता और उनके कवि के नाम हमको लर्न करने हैं, क्योंकि आ सकते हैं ना, क्वेश्चन आया है तो 100% अगर इस सैंपल पेपर ऐसा आया है तो बिल्कुल आएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तदुंतरित का क्या अर्थ होता है? तदुंतरित का क्या अर्थ होता है? जो नए नए दांत फूटते हैं ना बच्चों के, उसे कहा जाता है। तो बिना दांत के, लंबे लंबे दांत, टेढ़े मेढ़े दांत, या फिर नए नए दांत। तो नए नए दांत आते हैं उसी को ही हम तदुंतरित, जब बच्चों का पहला तीत आता है और उसको देखते हैं, वो जब हंसते हैं तो बहुत प्यारे से लगते हैं, उसी को ही हम तदुंतरित मुस्कान कहते हैं। बाल को बोली बधोर नहीं तो ही। ठीक है, अब आपको एक पंक्ति दे दी गई है। अब कहा है कि उपरोक्त काव्य की पंक्ति की रचयिता आपको बताना है। तो देखो 2 क्वेश्चन आ गए आपके कवि से रिलेटेड। इस पंक्ति में, ये पंक्ति जो है ये कहां से ली गई है, किसके रचयिता कौन है? तो ये ली गई है बालको बोली बदो नहीं तो। बालक समझ के मैं तुमको कुछ बोल नहीं रहा हूं, इस तरह से है। तो ये तो भाई कहां से है? ये तो तुलसीदास वाले चैप्टर से है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप अगर देखोगे तो देखो ब ब ब ब ब बार बार आ रहा है, तो वर्ण की आवृत्ति बार बार होती, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और यस, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आपको आपके जो बुक हैं उससे रिलेटेड आपको प्रश्न मिलेंगे जो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, आपको पढ़ करके उनके आंसर्स देने हैं। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? जब कृष्ण का संदेश सुना, जब उद्धव उन्हें भेजते हैं गोपियों के पास और उद्धव जब उनको संदेश सुनाता है कृष्ण का, तब गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी? मिलन की आस जग गई थी कि अरे हाँ अब तो मिलेंगे, विरह की आग जग गई थी कि अब तो अलग हो जाएंगे, खुशी की थी या फिर प्रेम की थी? तो भाई जब उद्धव ने सुनाया और कृष्ण ने कहा कि भाई तुम मुझे जो है भूल जाओ, अब मैं मथुरा में हूं, उन्होंने जब कृष्ण ने कहा था उद्धव को कि भाई अब तुम मुझे भूल जाओ, अब तुम योग साधना कर लो, तो वो चीज जो थी वो क्या थी? विरह वाली बात थी। तो यस, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है? किन अर्थों की और इशारा करती है? यहां पर भी मिसप्रिंट है, मतलब मॉडल पेपर में भी इतनी मिस्टेक्स आती हैं। जीवन के संहार और विध्वंस की ओर नहीं, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर, जीवन की निराशा और हताशा की ओर, पूंजीपति और व्यापारियों की ओर।
तो उत्साह जो है ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण और नव संचार की ओर क्या करती हैं, इशारा करती हैं। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। मुख्य गायक, ये गायब नहीं होगा, गायक होगा। ठीक है, मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? हल्की फुल्की, चट्टान जैसी भारी, लड़की जैसी या तिनके जैसे कमजोर? तो मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? चट्टान जैसी भारी। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? कम रोशनी का, अंधेरे का, अस्पष्ट सुख का या अशांति का? ठीक है, तो धुंधला प्रकाश जो है वो अस्पष्ट सुख का प्रतीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है भाई? मृग की प्यास, मृग की दौड़, छलावा या दिखावा? तो मृग तृष्णा क्या होता है? एक छलावा होता है कि भाई जैसे मृग जो है उसको क्या दिखता है हर जगह, रेगिस्तान की मिट्टी जो है चमकती है, उसको पानी लगती है, तो ये क्या है? छलावा है। सो सी इज अ राइट आंसर। पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया? मर्दुए, मर्दुए मतलब ये मर्द जाति जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लेखक ने अपने पिता के लिए? नहीं। लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए? ये सही लग रहा है। लेखक की माता ने लेखक के लिए? लेखक की माता ने लेखक के लिए तो कहा ही नहीं ना, उसका जो बच्चा है उसके लिए कहा होगा। तो एक पिता को कहा गया है, क्या कहा गया है? एक पिता को कहा गया है कि मर्दुए क्या जाने, बच्चों को खिलाना पिलाना ये सब चीजें थी, तो एक पापा के लिए बोला गया है। तो यहां से लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए ये चीज कही है, तो ये सारे रॉन्ग है। सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36। मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया? नकली नाक लगा दीजिए, वो तो था ही, करना ही था। मोहल्ले वालों की नाक लगा दीजिए, ये वाला तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था। जिंदा नाक लगा दीजिए, हाँ ये था कि एक जिंदे इंसान की जो है नाक लगा दो यहाँ पर, तो ये जरूर था। पुरानी नाक लगा दी जाए, ऐसा कुछ था ही नहीं। सी इज द राइट आंसर था। लास्ट ऑप्शन ये दिया गया था, लास्ट सुझाव ये दिया गया था मूर्तिकार के द्वारा। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? वर्मा की, वर्मा नहीं बर्मा होगा, ठीक है, श्रीलंका की, नेपाल की या चीन की? तो नेपाल की युवती से उन्होंने ये प्रार्थना सीखी थी। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। कैप्टन कौन था? अवकाश प्राप्त सैनिक था, आजाद हिंद फौज का सिपाही था, चश्मा बेचने वाला था या नगर पालिका का सदस्य था? तो कैप्टन जो था वो क्या था भाई? चश्मे बेचने वाला था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? ठीक है, तो लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया था? खाने की इच्छा नहीं थी, ऐसा तो कुछ नहीं था। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, हाँ ये जरूर है। घमंडी होने के कारण, ना। दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था, ये भी नहीं बात की। आत्मसम्मान वाली बात जो है वो सही है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? एक बोली के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या फिर अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में? अंतरराष्ट्रीय भाषा तो होगा ही नहीं ना, सामान्य तो बोलना ही नहीं है, बोली तो है नहीं, तो भाई इनडायरेक्टली हमको पता ही है भाई राष्ट्रभाषा के रूप में। सो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे 40 क्वेश्चन जो कि आपको करने हैं, और बहुत, अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही इजी हैं, आराम से आप कर सकते हो। जिस तरह से सैंपल पेपर दिया गया है तो आप समझ लो कि आपका फाइनल पेपर भी कुछ इसी तरह से बनने वाला है। तो आपको ट्राई करना है कि आपके 40 आउट ऑफ 40 तो आप लेकर ही आ जाए। अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्टिव, जहां पर आपको सब्जेक्टिव होंगे तो वो भी बहुत इजी है, आराम से आप कर सकते हो उसको, कोई इतना ज्यादा टफ नहीं दिखेगा आपको कि आपको बहुत सोचना पड़े, आपको बहुत ज्यादा ट्राई करना पड़े। आप आराम से कर सकते हो और 90 की लाइन में अपने मार्क्स लेकर आ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्या है। तो देखो सब्जेक्टिव के वह विषय निष्ठ बोला जाता है जिसे, और हिंदी ए है, 40 मार्क्स का है, वही 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा। अपनी भाषा शैली में ही उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक आपको दिए हुए हैं। प्रश्नों के उत्तर उसके साथ दिए गए निर्देशों के आलोक में ही लिखें, मतलब जो आपको दिया गया है उसी के आधार पर आपको लिखना है, मतलब जो खंड है जिस तरह से दिया गया है, जिस निर्देश में दिया गया है उसी तरह से आपको लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या है? कक्षा 10 के लिए है। चलिए आगे। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 2 × 5 यानी कि 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, हमें करने हैं।
7 प्रश्न पूछे गए हैं टोटल, और हमें कितने हैं टोटल? 5 करने हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दिए 7 होंगे, करने 5 ही हैं। 7 के 7 करने मत बैठ जाना, क्योंकि बाकी गद्यांशों में जिस भी मॉडल पेपर में देखते हैं हम, तो हमेशा जितने क्वेश्चन होते हैं हमको वही के वही सारे करने हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमको ओनली 5 अटेम्प्ट करने हैं, 7 नहीं। क्लियर? चलिए, प्रकृति पर्व सरहुल वसंत ऋतु यानी सरहुल पर्व जो है उसके बारे में बात की गई है। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ 7 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, हमको सिर्फ 5 करने हैं, लेकिन मैं आपको अभी सातों के प्रश्न आपको उनके उत्तर फाइंड करके दिखाऊंगी। आपको सिर्फ परीक्षा में 5 ही करने हैं, इससे आपका समय बचेगा और आप बाकी की चीजें जो है उस पर ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे विज्ञापन लेखन जो है उसको भी आपको अच्छे से करना है, पत्र जो है उसे आपको अच्छे से करना है, तो उसके लिए आपको टाइम बचाना चाहिए, और प्रश्न उत्तर है उनको अच्छे से लिखना है। तो जो एक्स्ट्रा नहीं करो वो ज़्यादा बेटर है। जो आपको बेस्ट आता हो उसमें सब वैसे मिल जाएंगे सारे प्रश्न ही, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही करने हैं। प्रकृति पर्व सरहुल कब और किनके द्वारा मनाया जाता है? कब और किनके द्वारा, ये देखना है हमको। सरहुल पर्व जो है उसकी शुरुआत किस माह से होती है और वे कितने दिनों तक चलती है? 2 क्वेश्चन के प्रश्न है, आपको दोनों के आंसर देने हैं। सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होता है? भाई पहले दिन क्या होता है वो देखना है। पहान क्या करते हैं? तो पहान क्या करते हैं ये देखना है। सरहुल के पूजा स्थल पर किन फूलों से पूजा होती है? भाई किन फूलों से पूजा होती है ये हमको देखना है। लेटे कैसे बनता है? तो लेटे क्या कैसे बनता है उसको देखना है। सरहुल फूलों का विसर्जन किस स्थान पर कब किया जाता है? भाई किस स्थान पर किया जाता है और कब किया जाता है? तो प्रश्न, एक प्रश्न में 2-2 चीजें पूछी गई, तो ध्यान से करना है आपको, ठीक है? सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। प्रकृति पर्व सरहुल वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला जनजातियों का प्रमुख पर्व है। तो हमें पहले का आंसर मिल गया। कैसे मिल गया ये देखो, क्या लिखोगे? प्रकृति पर्व सरहुल कब मनाया जाता है? वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला किनका पर्व है? किनके द्वारा? जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो ये फर्स्ट का आंसर आप यहां से यहां तक लिख देंगे। ये हो गया हमारे फर्स्ट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पतझड़ में पेड़ों की पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं, टहनियों पर नई पत्तियों के साथ वसंत ऋतु का आगमन होता है। इसी मौसम में सरहुल का पर्व जो है मनाया जाता है। सरहुल पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से होती है। इस पर्व में साल के पेड़ों पर खिलने वाले जो फूल हैं उनका बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। मुख्यतः ये पर्व जो है 4 दिनों तक मनाया जाता है। सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़काव किया जाता है। दूसरे दिन उपवास, ये पहले दिन का बोला था ना कि पहले दिन क्या होता है, तो ये रहा इसका आंसर, अभी हम कर लेंगे, ठीक है? दूसरे दिन उपवास रखा जाता है तथा गांव का पुजारी, जिसे पहान के नाम से जाना जाता है, हर घर की छत पर साल के फूलों को रखता है, ठीक है? तीसरे दिन पहन द्वारा उपवास रखा जाता है तथा सरना अर्थात पूजा स्थल, सरना मीन्स पूजा स्थल पर जो है सरई के फूलों की पूजा की जाती है। ये भी क्वेश्चन था। पूजा स्थान पर बलि चढ़ाई गई मुर्गी तथा चावल को मिश्रित करके खिचड़ी यानी कि लेटे पकाई जाती है। लेटे कैसे पकाई जाती है ये भी ये रहा, जिसे सरना देवी पर चढ़ाने के उपरांत सभी ग्रामवासियों को प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। चौथे दिन गिड़ीवा नामक स्थान पर सरहुल फूलों का विसर्जन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन था। चलिए फटाफट से क्वेश्चन देखते जाते हैं और सबका आंसर लगाते जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि सरहुल पर्व की शुरुआत किस माह से होती है, वे कितने दिनों तक चलती है? तो भाई किस माह से शुरू होती है? सरहुल पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से होती है, ठीक है? ये लिखना है पहले, तो फिर लिखना ये मुख्यतः यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो ये पूरा आंसर किसका है? बीच में से ये लाइन कट कर देना, ये है हमारे सेकंड का आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्या था? सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होता है? तो लिखना सरहुल के पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल का छिड़काव किया जाता है। तो ये पूरा हो जाएगा हमारा 3 का आंसर। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्या है? पहान क्या करते हैं? पहान क्या करते हैं ये रहा, यहां से लिखना। गांव का पुजारी, जिसे पहान के नाम से जाना जाता है,
हर घर की छत पर साल के फूलों को रखता है। ठीक है, ये हो गया हमारे 4 का आंसर। नेक्स्ट है सरहुल के पूजा स्थल पर किन फूलों से पूजा की जाती है? तो लिखना सरहुल के पूजा स्थल पर सरही के फूलों की पूजा की जाती है। ये हो गया हमारे 5th का आंसर। तो अगर आपको 5 करने हैं तो आपको इजीली 5 स्टार्टिंग के मिल रहे हैं। नेक्स्ट है लेटे कैसे बनता है? तो आप लिखेंगे पूजा स्थान में बलि चढ़ाई गई मुर्गी तथा चावल को मिश्रित कर खिचड़ी अर्थात लेटे पकाई जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारे 6 का आंसर। लास्ट कौन सा है? सरहुल फूलों का विसर्जन किस स्थान पर कब किया जाता है? तो ये रहा इसका आंसर, ये रहा। लिखना ऐसे लिखना, चौथे दिन गिरवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। एज इट इज लिख देना यहाँ से 7th का, ये है आंसर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा पैसेज, बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है? खंड ख है, पाठ्य पुस्तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3x5 यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। आप इसको और ज्यादा इंक्रीज करेंगे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्या कहा है? आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? पहला प्रश्न ये दे रखा है। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए कि सभी प्रजा में वो जिस किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय करे। जैसे हम नॉर्मल देखते हैं कि राजा जो है उनके लिए उनकी प्रजा ही सबसे ज्यादा सर्वोपरि होती है, क्योंकि प्रजा के द्वारा ही राजा को चुना जाता है। तो इसलिए राजा को भी क्या करना चाहिए? अपनी प्रजा के सुख दुख का, उनकी कठिनाइयों का, सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो गोपी के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह की रक्षा करना होता है, नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा होता है जब उसकी प्रजा जो है वो जब वह अनीति का साथ ना देकर के नीति का साथ दे। फिर आप उसके बाद देख सकते हो कि राजा का धर्म होता है कि उसकी प्रजा हमेशा खुश रहे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो यही एक राजा का धर्म होता है, इसीलिए गोपियों ने राजा का धर्म बताया है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करके 2-3 लाइनें और इसमें ऐड कर सकते हैं फॉर 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए 5 करने हैं, कोई भी 5 आपको करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो इसको तो आप बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि संगीतकार यानी कि जब मुख्य गायक होता है उसके साथ जो पीछे से जो उसको सपोर्ट करता है, जो कोरस में होते हैं, उसी तरह से हम और किन किन क्षेत्रों में देखते हैं? तो भाई और बहुत से सारे क्षेत्रों में आप देखोगे, जैसे एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर के साथ बाकी का जो उनका नर्सिंग स्टाफ होता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अकेला डॉक्टर सब कुछ नहीं कर सकता कि भैया देखेगा भी वही, बीपी भी वही देखेगा, ऑपरेशन भी वही करेगा, दवाइयाँ भी वही देगा, पर्ची भी वही काटेगा, वो सब नहीं करेगा ना, उसके साथ उसके और लोग भी होते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों के बारे में आपको बताना है। स्कूल से रिलेटेड बता सकते हो, किसी एक मकान को बनाने से रिलेटेड ले सकते हो, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप अपने मन से कुछ भी लिख दें, इस वाले क्वेश्चन में तो आपको याद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, अपने मन से लिखने वाली है। जैसे कि देखो फर्स्ट अब यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो देखो संगीतकार जैसे व्यक्ति बहुत से क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो कहाँ दिखाई देते हैं? खेल में जीत का श्रेय कैप्टन को मिलता है। भाई कैप्टन होता है ना, सबसे ज्यादा ट्रॉफी उसको मिलती है। लेकिन विजेता बनने के लिए और भी कई खिलाड़ी होते हैं ना टीम में, और साथ ही साथ उसके कोच होते हैं और भी बहुत सारे लोग जो साथ में आते हैं, जो पानी वानी पिलाने आते हैं बीच बीच में। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, तो सब लोगों का श्रेय होता है उसमें, सब लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। अकेला एक कैप्टन पूरा टीम को नहीं जिता सकता है, एक ही आप दे दोगे। एक राजनीति के क्षेत्र में चुनाव में जीत केवल उम्मीदवार विशेष की होती है, परंतु उसे विजयी बनाने के लिए छोटे मोटे नेता भी जो होते हैं वो भी होते हैं, जो चंदा देने वाले, प्रचार करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक राजनीति का आप उदाहरण दे सकते हो। सिनेमा का क्षेत्र में बता सकते हो कि सिनेमा के क्षेत्र में फिल्म को सफल बनाने के लिए अगणित लोगों का योगदान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा फल बढ़ाने का श्रेय अधिकारियों को मिलता है, पर उसके लिए अध्यापक गण होते हैं, है ना, अन्य कर्मचारी होते हैं, एक टीचर होता है। तो एक टीचर कब सक्सेस होगा? एक प्रिंसिपल, जब स्कूल का नाम होता है तो किसका नाम लिया जाता है? प्रिंसिपल का नाम लिया जाता है। वहाँ का स्कूल बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें उन टीचर्स का योगदान होता है, वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों का योगदान होता है। तो इस तरह से आप पॉइंट्स में अपने आंसर दीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किन किन क्षेत्रों में या किस किस तरह से, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनके आंसर्स ट्राई करना कि आप
ऐसे पॉइंट्स में दें, क्योंकि वो दिखने में भी अच्छे होते हैं, हम आराम से अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो हमको मार्क्स अर्न करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हमको 7 होंगे, 7 में से ओनली 5 करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगवाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। तो देखो इस तरह से आ जाए ना, क्या क्या यत्न किए, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे किया। तो जहां पर आपको लगता है कि पॉइंट्स में बात हो सकती है तो उसको आप पॉइंट्स में ही लिखना, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है, जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए क्या क्या मूर्तिकार ने बोला। सबसे पहले मूर्ति के पत्थर की खोज के लिए सारे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, है ना, कि भाई ये जो पत्थर है इसी तरह का पत्थर जो है कि उस टाइम पे जब ये बनी थी तो कहाँ कहाँ मिल सकता है, उसके लिए उन्होंने भ्रमण किया पूरे हिंदुस्तान में। उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की नाक, जो जॉर्ज पंचम की नाक की जो है उसको उसने मैच करके देखा, लगा कर देखा, नहीं हुआ, ताकि उस मूर्ति से नाक निकाल करके पंचम की नाक पर लगाई जाए, बट नहीं हो पाया। फिर लास्ट में जब उनको कुछ मिला नहीं तो उन्होंने कहा क्या करो भाई, एक काम करो, किसी जिंदा व्यक्ति जो है, जीवित व्यक्ति की नाक काट करके क्या कर दो, जॉर्ज पंचम की नाक पे लगा दो। तो लास्ट का सोल्यूशन उन्होंने ये दिया था। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स थे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो अब इसको भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हो कि किन रूपों में किया है, ठीक है, लेकिन यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको पॉइंट्स में अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूं, कर सकती हूँ, तो आप वैसे भी कर सकते हो। कवि ने प्रकृति की व्यापकता को फागुन की सुंदरता के रूप में प्रकट किया है। प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फागुन में समा नहीं पा रही थी, नहीं पाती, इसीलिए वे सब तरह से फूटती हुई दिखाई पड़ती है। प्रकृति के माध्यम से, अब यहाँ पे चाहें तो आप सेकंड पॉइंट डाल करके इसको नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं। प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की सर्वव्यापकता को कवि ने प्रकट किया है। वह परम सत्ता अपनी श्वासों से प्रकृति के कोने कोने में सुगंध के फूल जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है। तो फादर बुल्के के लिए क्या कहा गया है, जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि पवित्र होती है, कहते हैं ना यज्ञ की अग्नि पवित्र होती है, जैसे पहले तो बहुत ज्यादा ऐसा होता था, या आज भी शायद होता है, जो स्कूल्स होते हैं, आरएसएस के जो स्कूल्स होते हैं, वहां पर एग्जाम से पहले यज्ञ किया जाता है, परीक्षा यज्ञ बोला जाता है जिसको। तो यज्ञ की अग्नि क्या होती है, पवित्र होती है तथा उसके ताप में उष्णता होती है। उसी प्रकार फादर बुल्के को याद करना शरीर और मन में ऊष्मा, उत्साह और पवित्र का भाव आ जाना, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने फादर बुल्के को याद किया तो जैसे कि क्या आ जाता है, जैसे यज्ञ करते तो उसमें अग्नि जो है बहुत पवित्र होती है, उसी तरह से उनका नाम लेते ही बस हमारे अंदर उत्साह आ जाता है, ऐसी उन्होंने बात कही है। अतः फादर की स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र आग और उसकी लौ की तरह आजीवन बनी रहेगी, इस तरह से कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 क्या है भाई, पान वाला जो है ना, पान वाला चश्मा, नेताजी का चश्मा जो है उसमें जो पान वाला है उसके बारे में पूछा गया है कि उसका रेखा चित्र कैसा था। तो नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला कहानी के प्रमुख पात्र में से एक था। उसकी दुकान उसी चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले के सिर पर गिने चुने बाल थे, उसका रंग काला था, उसका शरीर कैसा था, मोटा सा था, उसकी तोंद निकली हुई थी और जब वह हंसता था तो उसकी तोंद डक 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 ऐसे हिलती थी, है ना। तो जोर जोर से उसकी, जब भी वो हंसता था तो ऐसे उसकी तोंद जो है वो यूं यूं हिलने लग जाती थी। पान खाने के कारण उसके पूरे दांत जो थे वो वैसे कैसे हो गए थे, बिल्कुल सड़े। जब कोई पान खाता तो उसके दांत कैसे होते, बहुत गंदे से होते हैं, तो बिल्कुल काले से पड़ गए थे। उसके मुंह में हर समय क्या होता था, पानी भरा रहता था, जब भी बोलते कैसे बात करते थे। कोई भी बात करने से पहले वे मुंह में भरे हुए पान को पहले क्या करता था, कोई बात करना तो बोलता थूकता था, फिर बात करता था। यह उसकी नियमित आदत थी। पान वाले को आसपास के क्षेत्र में हर व्यक्ति की पूरी जानकारी रहती थी और वह सब जानकारियों को बड़े ही चुटीले अंदाज, मतलब बढ़िया तरीके से वो उन बातों को बताया करता था। अरे भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, ऐसे मतलब होता है ना कि कोई बात पूछे तो बहुत रसीले तरीके से बता देते कि अरे यार ये चीज यहाँ पे कैसे, अरे ये तो ऐसे, मतलब बहुत ही मजा लेकर के बताते थे। तो इस तरह से पान वाले का रेखा चित्र है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चश्मे वाले। अब यहां से पता चल रहा है भाई नेताजी का चश्मा वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए।
तो हालदार साहब के दिमाग में ये बात थी कि भाई चश्मे वाला जो होगा ना, क्योंकि बार बार उसको कैप्टन कैप्टन कहते थे, तो उसको लगा कि भाई कैप्टन यानी कोई लंबा चौड़ा, कोई अच्छा सा डील डोल वाला मस्त व्यक्ति होगा, सुडोल सा कोई व्यक्ति होगा जिसको अपन कैप्टन कैप्टन कहते हैं, और वो शायद फौजियों के साथ रहा होगा या नेताजी के टाइम का कोई व्यक्ति होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति को देख करके उसको अच्छा नहीं लगता होगा। बट जब उन्होंने देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ा सा, मरियल सा, फेरी वाला व्यक्ति था, और उसको देख करके क्या हो गए, हालदार साहब चक्कर में पड़ गए कि भाई इसको कैप्टन क्यों बुलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है खंड ग, जहां पर आपको लेखन से संबंधित आपको कुछ मिलने वाला है जिसको आपको लिखना है। तो दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में एक निबंध लिखना है। तो 250 शब्द मतलब कितना लिखना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 पेपर लिखने होंगे या पेज लिखने होंगे। ठीक है, 3 से 4 पेज आपको लिखने होंगे। क्लियर? तो क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है हमारा झारखंड, दूसरा है समय अमूल्य धन है, तीसरा है खेल कूद का महत्व। आपको इसमें सब पॉइंट्स भी दिए गए हैं, संकेत बिंदु भी दिए गए हैं, जिससे आप आराम से इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हो। मैंने आपको ये वाला करवाया है, ये 2 आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि खेल कूद का महत्व कितना है, बहुत ज़्यादा महत्व है। हम इससे, खेल से हमारा चरित्र भी निखर कर आता है। खेल की भावना कैसे होनी चाहिए, मैत्रीपूर्ण होनी चाहिए, ना कि विवादपूर्ण वाली होनी चाहिए। और इस तरह से आप अपने आंसर्स को, अपने निबंध को लिख सकते हो। बढ़ते हैं, देखते हैं। तो हमारा झारखंड, सबसे पहले परिचय दिया गया है, तो जो आपको पॉइंट्स दिए गए आप उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के ही अपने निबंध को लिखिएगा, अपनी तरफ से पॉइंट्स ना बनाइएगा। अगर पॉइंट्स नहीं दिए हैं तब तो आपको खुद से ही लिखना है, और अगर दिए हैं तो आप उन्हीं पॉइंट्स को लिख करके अपने निबंध को लिखेंगे। ठीक है, तो परिचय दिया है, चारों तरफ पहाड़ियों और वनों से भरा हुआ हमारा राज्य झारखंड प्रकृति का मनोरम स्थल है। एक बार जो यहाँ आता है फिर यहीं का होकर रह जाना चाहता है। यहाँ की स्वर्णिम भूमि वन संपदा से संपूर्ण है और इसकी प्रकृति छटा अनूठी है। इतिहास की अगर बात करें तो जंगलों से भरा इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया और आज नवोदित राज्य का नाम झारखंड हो गया। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा के लाखों वर्ष पूर्व के पत्थरों के हथियार बर्तन आदि यहाँ मिलते हैं। पहले झारखंड बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप में एक राज्य थे। सीमा की अगर बात करें तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी लंबाई 463 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 380 किलोमीटर लगभग है। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। अब देखो, आपको शायद इनका सीमा वीमा नहीं पता होगा, तो शायद आप क्या करेंगे, आप ये निबंध लेंगे ही नहीं लिखने के लिए। आप क्या लिखने वाले होंगे, आप लिखेंगे जिस पर आप अच्छे से कंटेंट लिख सकते हो। तो ध्यान से अपने निबंध के जो पॉइंट्स है ना, उनको जरूर देख लेना कि इन पॉइंट में मुझे क्या क्या लिखना है। एटलीस्ट आपके माइंड में पॉइंट पढ़ते ही 1-2 लाइन तो आ ही जानी चाहिए कि यार इस पे तो मैं ये लाइनें लिखूंगा। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप पिक तो कर लोगे लेकिन जब लिखने पे आओगे तो आपको फिर कंटेंट नहीं मिलेगा, फिर आप उसको कटिंग करोगे, फिर आप दूसरा लिखोगे, टाइम वेस्ट होगा, फिर उससे आप थोड़े से प्रेशर में भी आ जाते हो कि यार अब टाइम भी नहीं है, अब मैं कैसे लिखूं। तो इसलिए ध्यान से, सब्र के साथ, आराम से अपने निबंध को लिखना। ठीक है, और पहले से ही सोचना कि मुझे कौन सा लिखना है। आगे, ठीक है, उसके बाद झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान, प्लामू। झारखंड में 34 अनुमंडल है। ठीक है, अब ये जानकारी तो आपको अगर होती है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई और ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमको ये सीमा वीमा यही लिखनी पड़ेगी। निवासी वे साधन, अपनी सुंदर प्राकृतिक बसावट, प्राचीन संस्कृति एवं लोक जीवन के अनूठे रंग के चलते राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ हर साल बड़ी तादाद में देशी विदेशी पर्यटक सैर करने आते हैं। राजधानी शहर रांची एक बड़ा पर्यटन स्थल बनकर उभरा है, जहाँ रांची हिल तथा सूर्य मंदिर मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं, क्योंकि साधन भी तो यहीं से आएगा ना, पर्यटन स्थल होगा तभी तो वहाँ पे कमाई होगी, तभी वहाँ से साधन मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के 4 बड़े शहर जमशेदपुर, धनबाद, पालामू और बोकारो जो है यहाँ के पर्यटक स्थलों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। बेल्टा तथा दालमा वन्य जीवन अभ्यारण्य भी झारखंड के पर्यटन के आधार पर रहे हैं। वन
एवं वन्य जीवों से समृद्ध यह प्रदेश राष्ट्रीय पार्क, उद्यान और विविधता के लिए जाना जाता है, जहां हजारीबाग का सुंदर अभयारण्य भी है। ठीक है, तो यहाँ के निवासी, यहाँ के साधन, यहाँ के स्थल, इन सब के बारे में आपको इसमें लिखना है। लास्ट आ जाता है आपका उपसंहार, जिसे आप निष्कर्ष भी कह सकते हैं। तो झारखंड राज्य जब से नए राज्य के रूप में बना है, ये बहुत खुशी की बात है, परंतु नए राज्य के रूप में 20 साल होने के बाद भी यहाँ पर सही तरीके से विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बच्चों को भी कुपोषण तथा बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जरूरत हमारी सरकार को वहां पर जागरूक होने की है, और इसके साथ साथ लोगों को भी बहुत जागरूक होना पड़ेगा। तो उपसंहार में हम लास्ट में सजेशंस देते हैं, बताते हैं कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लास्ट में उपसंहार में बताते हैं। ठीक है, तो एक ये निबंध हो गया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपको मिलता है एक पत्र लिखने को मिलेगा, जो कि एक अनौपचारिक हो सकता है या फिर ऑप्शन में एक औपचारिक हो सकता है। दोनों में से कोई भी आपको एक पत्र लिखना है। पहला दिया गया है मलेरिया से बचाव हेतु जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को एक अनुरोध पत्र लिखना है, और दूसरा दिया गया है समय के सदुपयोग और परिश्रम के माध्यम से बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। भाई समय का सदुपयोग करना है, परिश्रम करना है, इससे रिलेटेड अपने भाई को सजेशन देना है, और उससे पहले वाले में आपको स्वास्थ्य अधिकारी को बताना है कि भैया मलेरिया से बचाव के लिए, मलेरिया फैल रहा है तो उसके बचाव के लिए आप ध्यान दें। तो दोनों ही देख लेते हैं हम। ठीक है, आपको दोनों में से कोई एक करना है। चलिए, तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, झारखंड नगर निगम, झारखंड का नाम लिखते हैं, दिनांक लिख देना जो भी दिनांक है। फिर उसके बाद विषय लिखेंगे मच्छरों का बढ़ता प्रकोप। महोदय, मैं पंकज सोनी, गांव गोमिना, अपना जगह लिखोगे कि कहां से हो आप, झारखंड का निवासी हूं। इस पत्र के माध्यम से मैं अपने गांव गोमिया की गंदी नालियों से उत्पन्न मच्छर के भयंकर प्रकोप की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस घनी आबादी वाले क्षेत्र की नालियां गंदे पानी से हमेशा भरी रहती हैं, जिसके कारण मच्छरों की संख्या में दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अत्यधिक मच्छर होने से गांव में क्या हो गया है, मलेरिया होने की शिकायत आने लगी है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे कि आप कौन हैं, कहां से हैं और आपकी समस्या क्या है, आप उस सब चीजों को बताएंगे। आगे आप सामने वाले से क्या मांगेंगे, हमको भाई कुछ दो ना, सॉल्यूशन क्या करना है। तो उसके लिए सामने वाले को आप क्या क्या चाहते हैं वो जरूर बताएंगे कि हाँ भाई आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ आप ध्यान दीजिए, कुछ सुविधाएं कीजिए। तो वो चीजें आप बताएंगे तो सामने और पढ़ने वाले को पता चलेगा, अच्छा भाई ये चाहते हैं ये लोग, और उस क्षेत्र में वो क्या क्या कर सकते हैं, फिर वो उसके अनुसार लिखेंगे। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इस गांव की नालियों की सफाई की जाए। आपने सजेशन दिया कि भाई सफाई करवाओ, सफाई के साथ मलेरिया निरोधक दवाइयां जो हैं उनका भी छिड़काव कराओ। ये भी आपने उनको सामने वाले को सोल्यूशन दिया है, ताकि हम सभी मलेरिया की बीमारी से बच सके। मुझे आशा है, अब नेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट में आप ये बताओगे। मैं आशा करता हूं कि भाई आप ये जो है करें, क्योंकि जिसको आप लिख रहे हैं अधिकारी को, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनको ऑर्डर दे रहे हो, आप उनको रिक्वेस्ट की तरह कह रहे हो, उनको एक सुझाव की तरह कोई चीज बता रहे हो, ऐसा आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे मुझे आशा है कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और उचित प्रबंध द्वारा इस क्षेत्र गांव के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचा लेंगे। धन्यवाद। विश्वास भाजन, संकट सोनी, डिंग आप जो भी लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका एक अनौपचारिक पत्र जो है, जो आप अपने भाई को लिखने वाले हैं। तो पहले आप लिख देंगे स्टेशन रोड कोलकाता, जो भी डेट है, प्रिय भाई सुनील, ओके, शुभाशीर्वाद। कल माताजी का पत्र प्राप्त हुआ, यह पढ़कर दुख हुआ कि इस वर्ष की परीक्षा में तुम्हें बहुत कम अंक प्राप्त हुए हैं। मुझे ये पता चला है कि इस वर्ष तुमने परिश्रम नहीं किया, इसी का ये परिणाम हुआ है। प्रिय अनुज, यानी प्रिय छोटे भाई, जीवन में परिश्रम बहुत महत्व है। परिश्रम के अभाव में कोई कार्य पूरा नहीं होता है। परिश्रम ही सफलता की क्या है, कुंजी है। भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग बाद में क्या करते हैं, पछताते हैं। परिश्रमी व्यक्ति को सदैव सुखद परिणाम ही मिलता है। प्रिय भाई, समय संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। प्रकृति के सहारे क्रियाकलाप जो है समय के अनुसार संपन्न होते हैं। अतः समय के महत्व तथा मूल्यों को समझो, क्योंकि बीता हुआ समय पुनः वापस नहीं आता है। समय के सदुपयोग में ही जीवन की क्या है, सार्थकता है। तो उसमें परिश्रम भी आ गया, समय भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम समय के महत्व को अवश्य समझोगे तथा परीक्षा की तैयारी में समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफलता के शिखर पर ले जाओगे। तुम्हारा बड़ा भाई अनिल। ठीक है, सिंपल है, आराम से लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे आपको विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन 2 दे रखे हैं, कोई एक करना है, हम दोनों करेंगे। प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पाद की बिक्री हेतु लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। और दूसरा दे रखा है अपने पुराने मकान को बेचने संबंधी विज्ञापन हेतु विज्ञापन का उल्लेख 50 शब्दों में तैयार करना है। तो देखो आपको ध्यान से अच्छे से सोचना है, पहले जब लिख करते समय पहले से फटाफट सोचना ना कि मुझे क्या क्या लिखना है, क्या क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे विज्ञापन आया है और किसके बारे में, साबुन के बारे में, तो आप साबुन के बारे में सोचो कि यार साबुन का, जब मैं अगर एक साबुन का विज्ञापन दूं तो मुझे क्या क्या देना चाहिए, या साबुन में मैं क्या क्या ढूंढती हूँ कि भाई मुझे क्या अच्छा लगता है साबुन में। तो भाई साबुन कैसा होना चाहिए, बजट फ्रेंडली होना चाहिए ना, मतलब सस्ती दरों पर होना चाहिए, प्लस अच्छा होना चाहिए, उसमें कुछ केमिकल्स नहीं होने चाहिए, नेचुरल होना चाहिए ना, और अच्छा खुशबूदार होना चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। बस तो ये लिख देना अपने साबुन के लिए। और पुराने मकान के लिए, पुराने मकान में क्या होना चाहिए भाई, पुराना मकान आपको बेचना है, ठीक है, अपने पुराने मकान को बेचना है। तो आप अगर अपने पुराने मकान को बेच रहे हो तो बेचने वाले के लिए सबसे पहले आप खरीदने के हिसाब से सोचो कि मुझे अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए एक मकान के लिए, कि भाई मकान कितने गज में बना हुआ है, क्या क्या बना हुआ है, और कितने तक का मिल रहा है, किस जगह पर है ना। मकान की फोटोज वोटोज आपको चाहिए होंगी, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी ना, कि हवादार है या नहीं है, बिजली पानी कैसे आता है, क्या चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो चलिए इसी तरह से आपको सोच करके लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे साबुन के लिए तो क्या करना है, काफ़ी बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम जो विज्ञापन बनाए उसमें कलर यूज करें, पेन यूज करें, क्या यूज करें। तो देखो पेन यूज कर सकते हो, लेकिन पेन के लिए क्या होगा, पेन के लिए अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो आप उसको कट कैसे करोगे। तो विज्ञापन अच्छा सा सुंदर सा दिखना चाहिए, तो उसके लिए आप पेंसिल यूज करना। तो हिंदी के पेपर में पेंसिल, इरेजर सब लेके जाना, शार्पनर लेकर जाना, ताकि आप अपना विज्ञापन अच्छे से कर पाओ। सबसे पहले आपको ऐसे बॉक्स बनाना है और ऊपर ऊपर आपको हेडिंग डालनी है हर्बल साबुन, ठीक है। यहां इसको हम कहते हैं टाइटल, हर्बल साबुन। अब आपका साबुन दूसरों से अच्छा हो उसके लिए आपको कुछ ऑफर, कुछ डिस्काउंट वगैरह वगैरह आपको डालना चाहिए यहां पर। अब नया नया प्रोडक्ट है तो क्या करोगे, कुछ डालोगे तो क्या डाल दो, 10% की छूट डाल दो, ठीक है। या तो छूट डाल दो, या फिर इसमें आप ऐसा कर लो, आप इसको ऐसे लिख दो, ऑफर ऐसे लिख दो, ठीक है, ऑफर लिख दो, फिर बाद में अपन उधर दे देंगे 10% की छूट, ठीक है। ऑफर लिख दो यहाँ पे। अब हर्बल साबुन के लिए कुछ ऐसा अगर आपको लगता है कि कुछ मैं बना सकता हूँ, कह सकती हूँ कि कुछ ऐसा डायलॉग, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव सा बनाना चाहे बना सकते हो, तो आप जैसे कुछ भी लिख देना। जैसे हर्बल साबुन के लिए आप चमकती त्वचा का राज ऐसे लिख दो, या सुंदरता का राज, सुंदरता का राज लिख देते अपन, ठीक है, सुंदरता का राज, या कुछ ऐसा लिख सकते हो खुशबू की ताजगी, है ना, इस तरह से लिख सकते हो खुशबू की ताजगी वाला साबुन, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सुंदरता का राज ये लिख दिया। अब हर्बल साबुन के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि सामने वाला जब साबुन की पैकेजिंग देखेगा वो भी तो उससे भी तो इम्प्रेस होगा, तो यहाँ पे आपको एक उसका पिक्चर बनाना है। तो ऐसे साबुन की पिक्चर बना देना, मैं तो ऐसे बना देती हूँ, इसमें मैं लिख देती हूँ हर्बल साबुन, ठीक है। आप चाहो तो किसी और तरीके से बनाना चाहो, कलर वलर मतलब शेडिंग वेडिंग अच्छे से देना चाहो तो वो दे देना। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे लिख देना 10% छूट, ठीक है, 10% की छूट। अब साबुन के लिए क्या होना चाहिए भाई, हमको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम इसमें अट्रैक्ट हो जाएं। तो इसके लिए विशेषताएं लिख देंगे। क्या विशेषताएं लिख सकते हैं, एक तो आप लिख देना, या इसको आप ऐसे स्टार बना के लिख देना, क्या लिख सकते हो, 100% नेचुरल, तो नेचुरल के लिए प्राकृतिक लिख देना, ठीक है, एक तो हो गया 100% नेचुरल। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख देना कम बजट में, ठीक है। तीसरा क्या लिख सकते हो,
त्वचा, त्वचा के लिए कोमल, ऐसे लिख सकते हो ना। फोर्थ क्या लिख सकते हो? फोर्थ आप क्या लिख सकते हो? एक और भी लिखना चाहो तो हाँ, नेचुरल लिख सकते हो, कम बजट में है, कोमल है, खुशबूदार लिख सकते हो ना, खुशबूदार। और खुशबूदार लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? बस ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, यहाँ पर लिख देना पता। तो पता लिख देना कहाँ से मिल सकता है, तो उसके लिए आप एड्रेस लिख देना कि दुकान नंबर 305 घी क्या कुछ भी लिख देना, पुरानी मंडी, अजमेर, राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट मोबाइल नंबर लिख देना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना। तो इस तरह से आपको विज्ञापन बनाना है। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट आपको एक और दे रखा है पुराने मकान का, तो वही चीजें प्रोसेस फॉलो करना है आपको। एक अच्छे से आपको बना देना है। इस पे लिखने के लिए कंटेंट बहुत सारे अपने पास। मकान के लिए तो क्या बहुत सारी चीज़ें अपन लिख सकते हैं कि इसमें ये है कमरे, ओ बाबा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? पुराने मकान को बेचने। ठीक है, पुराने मकान को बेचने। यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे आप लिख देना जल्दी करें। ठीक है, क्या ये लिख सकते हो पहले आए पहले पाएं, ये भी लिख सकते हो, या लिख दो ऑफर। यहाँ भी ऑफर ही लिख दो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऑफर देंगे अपन, है ना, तो ऑफर लिख देते हैं। अब मकान को बेच रहे हैं तो इसके लिए कुछ स्लोगन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो जिससे आप अट्रैक्शन दिखा सको? तो ऐसे लिख सकते हो सपनों का महल, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख देना सपनों का महल। या फिर लिख सकते हो पुराने मकान में नए का एहसास। कुछ भी, मतलब आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक मकान का पिक्चर बना देना ना, एक घर बना देना। तो ये बना देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे एक विंडो बना देते हैं। ऐसे बना देना ना, कुछ घर अच्छा सा बढ़िया सा बना देना तुम लोग। मेरी तो ड्राइंग बकवास है। अब इस पे विशेषताएं लिखते हैं। विशेषताएं क्या लिखेंगे? विशेषताएं लिखना भाई क्या क्या है मकान में, तो बता देना भाई क्या क्या है। कितने गज का लिखे अपन? 90 गज का लिख देते हैं। ठीक है, नहीं 90 नहीं, हमारा घर, हाँ चलो 90 गज, 108 गज। ठीक है, अब मैंने देखो इतने कितने कमरे बनाए? 3 कमरे बनाए, तो लिख देना 3 कमरे, है ना। और बिजली की सुविधा, पक्की सड़क, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पता है। पक्की सड़क तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, पक्की सड़क नहीं है, उधर गांव जैसा लग रहा है, टूटा फूटा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे और भी 1-2 पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। फिर लिख देना पता कहाँ पर है, तो लिख देना
मकान नंबर 305, पसंद नगर, कोटड़ा, अजमेर। ठीक है, मोबाइल नंबर लिख देना यहाँ पे, जो भी नंबर हो आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका विज्ञापन बन जाता है। इस पे ऑफर नहीं दिया ना अपने, ऑफर दे देना। ऑफर क्या दोगे? ऑफर दे दो 10% की छूट। ठीक है, ऐसे दे देना। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है हमारा विज्ञापन लेखन भी, और इसी के साथ हमारा मॉडल पेपर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विज्ञापन लेखन बहुत इजी है, आराम से, कुछ पढ़ के जाने की नीड ही नहीं है, बस अच्छे से करना है। पत्र भी आपने देखा कि बहुत ही सिंपल ही आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, तो आप आराम से उसे कर सकते हो। प्रश्नोत्तर भी सिर्फ 5 ही करने हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप आराम से 90 की लाइन में अपने मार्क्स लेकर आ सकते हो। मेरे को तो लगता है कि शायद 100 में से 100 ही ले आओगे। तो बस अच्छे से पढ़ के अपना पेपर देना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।